गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स लेक्चर नंबर 7 मोशन इन वन डायमेंशन केस नंबर 3। इसको हमने पिछले क्लास में ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा था और आपने देखा था कि हम लोग उस दिन केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 और केस नंबर 4 टोटल 4 केसेस में इसको हम लोगों ने डिवाइड किया था, जिसमें से केस नंबर 1 और केस नंबर 2 बहुत आसान था। केस नंबर 1 में तो कुछ था नहीं। केस नंबर 2 में आपको ये देखना था कि पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है ना। वहाँ एक्सेलरेशन क्या था, 0। और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना था, आपको सीधा वेलोसिटी को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देना था। उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने के लिए वेलोसिटी को टाइम के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। ओके। केस नंबर 3 जो था बच्चों, ये था आपका जिसमें हम लोग एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मान रहे थे और एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मानने के साथ साथ यहाँ पे हमने इक्वेशंस डिराइव किए थे। पिछले क्लास में पहला इक्वेशन आया था v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरा आया था डेल्टा एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा आया था वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना, जिसको s के जगह अब क्या बोलते हैं हम लोग, डेल्टा x, और वहाँ डॉट प्रोडक्ट है। इक्वेशन के बारे में मैंने आपको बोला था कि इन इक्वेशंस को तभी लगाना है जब एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट हो, और वेक्टर फॉर्म में भी आपको मैंने समझा दिया था। ठीक है ना बच्चों। तो उन सारी चीज़ों को आगे बढ़ने से पहले एक बार रिवाइज कर लेना आप कि मैंने क्या क्या बोला और कैसे कैसे आपको बताया था। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखते हैं। तो केस नंबर 3 में ही हम लोग 3 इक्वेशन सीख चुके हैं। अब इक्वेशन नंबर 4 और 5 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सब तो आपका हेडिंग था, मैं इन सभी चीज़ों को मिटा दे रहा हूँ। तो अब देखो क्वेश्चन आपका जो इक्वेशन नंबर 4 और 5 है, इसको कैसे समझेंगे हम लोग, ठीक है ना। आखिर है क्या ये इक्वेशन। आप तो इन तीनों को तो 9th क्लास से जान रहे हो, लेकिन इक्वेशन 4 के बारे में आपको अंदाज़ा नहीं होगा। इसको हम लोग यहाँ सीखेंगे और ये बहुत काम का है। तो पहले मैं बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन के फॉर्मेट में मैं इसको आपको सिखाऊंगा। तो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ए पार्टिकल हैज इनिशियल मतलब सबसे पहली वाली वेलोसिटी। पिछले दिन एक बच्चे ने पूछा भी था कि सर यू कहाँ से आ गया। बच्चों, आप बोर्ड पे जब मैं कुछ लिख रहा होता हूँ तो आप थोड़ा ध्यान से देखा करो कि मैंने क्या लिखा है। तो बोर्ड पे मैंने लिखा था कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, u। तो जो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है उसको हम लोग बोलते हैं u, और टाइम t पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, v। तो बच्चों यहाँ पे देखो, ए पार्टिकल हैज़ इनिशियल वेलोसिटी, एक पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी है u, है ना, एंड इट इज मूविंग, ये चल रहा है, मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, और पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है बच्चों वो कितना है, a। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट covered by the particle in nth का मतलब समझते हो बच्चों, अभी आपको पता चलेगा। nth सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी। तो दोस्तों अभी क्या आपके सामने क्वेश्चन है कि पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी u एंड इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। ठीक है। कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल इन nth सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी। तो सॉल्व कैसे करना है पहले समझो इस चीज को, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं समझाता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम समझते हैं कि ये nth का मतलब क्या हुआ। देखो जरा समझो,
एक चीज समझना, अगर किसी ने कहा कि एक पार्टिकल है जो 5 सेकंड में 5 सेकंड में 50 मीटर चलता है, कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। और एक आदमी ने कहा कि उसका जो पार्टिकल है वो 5वें सेकंड में, 5वें मतलब फिफ्थ सेकंड में 50 मीटर चलता है, तो क्या ये दोनों सेम हुआ या अलग अलग हुआ? ध्यान से समझना। पहले आदमी ने कहा कि 50 मीटर की दूरी वो 5 सेकंड में तय करता है, और दूसरे ने कहा कि वो 50 मीटर की दूरी 5वें सेकंड में तय करता है, 5th सेकंड में करता है। दोनों में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है बच्चे। 5 सेकंड का मतलब हुआ कि पहले ने कहा कि 5 सेकंड में 50 मीटर चला, इसका मतलब है 1 2 3 4 5 टोटल 5 सेकंड लगे उसको 50 मीटर चलने में। दूसरे ने क्या बोला कि ये 50 मीटर की दूरी 5वें सेकंड में तय करता है, मतलब कि सेकंड एक ही है लेकिन 5वां, यानी वो कितने नंबर पे आ रहा है? 5वें नंबर पे। ध्यान से सुनना, अगर मान लो कि तुम्हारे प्लेट में कहीं पे टोकरी में मैंगो रखा हुआ है, ठीक, अब एक आदमी बोलता है कि मैं 5 मैंगो खाऊंगा, 5 मैंगो खाऊंगा, इसका मतलब हुआ कि 1 2 3 4 5 मैंगो खा गया। दूसरा ने कहा कि मैं 5वां मैंगो खाऊंगा, तो 5वां का मतलब यह हुआ कि वो एक लाइन में मैंगो को लगाएगा और फिर काउंटिंग करेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और जो 5वें नंबर पे आएगा उसको खा लेगा। तो लेकिन आखिर उसने मैंगो कितना खाया? 1। अगर फोर्थ खाता तो भी 1, थर्ड खाता तो 1। तो समझ में आ रही है बात? तो एनवां, यहां लिखा हुआ है एनथ। एनथ का मतलब क्या हुआ? एनवां, मतलब जैसे 5वां, 6ठा, 7वां, तो उसको हमने क्या कर दिया? एनवां। अब एन की वैल्यू अपना पुट कर लो, 5वां है तो 5 कर लेंगे। आ रही है बात समझ में? तो इसका मतलब है एनवां सेकंड का मतलब कितना टोटल टाइम इंटरवल हुआ? 1 सेकंड। एनवां सेकंड में कितने सेकंड्स हुए? 1। 5वां सेकंड एक खुद में 1 सेकंड है, बस 5वां क्यों बोल रहे हैं? तो वो 5वें नंबर पे आ रहा है, इसलिए उसको 5वां बोल रहे हैं। क्या ये बात समझ में आई आपको? तो ये समझो फर्क कि 5वां का मतलब 5 सेकंड नहीं होता है, 1 सेकंड ही होता है। बस उसकी दिक्कत क्या है कि वो 5वें नंबर पे आता है। ये दिमाग में सेट रखना। तो अब सुनो मेरी बात, यहां पे क्या हुआ, मैं डायग्राम बना रहा हूं, अब डायग्राम को ध्यान से देखना, ठीक है? और तो समझ में आ जाएगा तुमको। अब जैसे देखो, मैंने ये पूरा रास्ता बनाया, ध्यान से सुनते रहना, ठीक? मान लो 5 सेकंड की ही जर्नी है, मान लो। तो पार्टिकल जब तुम देखना शुरू करते हो तो क्या बोलते हो? t = 0। लिखना कुछ मत, सीधा देखते जाओ। अब यहां पे ये पार्टिकल है, ये बॉडी है जो कितने से चल रहा है बच्चों? u से। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u। 1 सेकंड बीत गया तो घड़ी में कितना लिखोगे? 1। तो ये पार्टिकल यहां पहुंच चुका है। तो अगर कोई पूछे कि ये वाली जो दूरी है इसने कब तय की, तो तुम कहोगे ये दूरी इसने पहले सेकंड में तय की गई, क्योंकि 0 से 1 के बीच में जो 1 सेकंड बीता वो इसी 1 सेकंड का बीता है। तो 1 सेकंड बीत गया तो हमने क्या लिख दिया? 1। फिर ये आगे चला, 1 सेकंड और बीत गया, तो अब यहां क्या लिखोगे? 2 सेकेंड्स, t = 2। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछे, जैसे तुमने ये कहा कि ये x1 दूरी तय किया इसने पहले सेकंड में, तो ये जो दूरी तय हुई है x2, ये कितने देर में हुई है? तुम ये नहीं बोल सकते कि इसको तय करने में 2 सेकंड लगा 1 सेकंड में, 1 सेकंड ही है, क्योंकि ये दूरी इसने t1 से t2 के बीच में किया है। तो ये जो हो गया डिस्टेंस कवर्ड इन सेकंड, दूसरे सेकंड में तय किया है। लेकिन टाइम कितना खर्च हुआ? 1 सेकंड का ही, क्योंकि दोनों के बीच इंटरवल कितना है? 1। इंस्टेंट 2 है लेकिन इंटरवल कितना है? 1। इसी तरीके से बच्चों फिर 1 सेकंड के बाद ये पार्टिकल यहां पे होगा, तो यहां लिखेंगे t = 3 सेकेंड्स। अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। और ये जो डिस्टेंस है जिसका नाम है x3, ये इसने कब कवर किया? तो ये इसने तय किया है तीसरे सेकंड में,
क्योंकि 3 बज गया, इसका मतलब है ये तीसरा सेकंड भी बीत गया। तो देखो ये पहला सेकंड बीता, ये दूसरा सेकंड बीता, ये तीसरा सेकंड बीता। तो ये दूरी इसने जो तय किया है x3, ये कितने टाइम पे किया है, कितने देर में किया है? तो 1 सेकंड में ही किया है, लेकिन उस सेकंड जो है वो तीसरे नंबर पे आ रहा है। पहले नंबर पे ये सेकंड था, दूसरे नंबर पे ये सेकंड था, तीसरे नंबर पे है, तो इसको बोलेंगे दिस इज डिस्टेंस कवर्ड इन 3rd सेकंड। तो अगर सुनो, अब देखो तुमको यहां समझ में आ गया। अगर ये पूरे डिस्टेंस की बात करें तो ये पूरा डिस्टेंस जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल ने 3 सेकंड्स में कवर किया है, ये पूरा डिस्टेंस। और अगर इसकी बात करें तो ये पार्टिकल ने 3rd सेकंड में किया है। टाइम एक ही सेकंड है, लेकिन नाम उसका क्या मान हो जाएगा? तीसरा सेकंड। क्या अब समझ में आया तुम्हें? तो इसका मतलब ये है कि टी, तो कोई पूछेगा चौथे सेकंड में कितना कवर करेगा? तो टी जब 3 बज जाएगा, जैसे देखो यहां t इक्वल टू 3 लिखा गया, इसका मतलब ये 3 बज चुका है। अब ये जो t इक्वल टू 4 लिखोगे तो इस बीच में जो दूरी तय होगी ये कब होगी? चौथे सेकंड में। क्लियर? तो इस तरीके से ही जो यहां पे क्या लिखा हुआ है, nवां सेकंड में। तो आई होप कि अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अब क्या है। तो अपने क्वेश्चन के लिए डायग्राम बनाते हैं हम लोग। तुम देखो, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज था जो तुम्हें समझाना जरूरी था टाइम को लेके। अब यहां पे देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन के मुताबिक बच्चों t इक्वल टू 0 पे हम पार्टिकल को यहां मान लेते हैं और इसकी वेलोसिटी कितनी है? u। ठीक, अब nवां सेकंड बोल रहा है, तो मन में एक काम करो, n की जगह ना मन में 10 रख लो। तो हमको कब दूरी निकालनी है? 10वें सेकंड में। ठीक, तो 10वां सेकंड कब शुरू होगा? तो जब t इक्वल्स टू 9 बज चुका होगा और t इक्वल टू 10 जो बजेगा, 10वां सेकंड किसको बोलोगे? t इक्वल टू 9 से t इक्वल टू 10 के बीच में, क्योंकि t इक्वल टू 9 बोलने का मतलब 9 सेकंड बीत चुके हैं और ये 10वां सेकंड शुरू हुआ, और जब t इक्वल टू 10 लिख दिए तो ये 10वां सेकंड भी खत्म हो गया। तो इसका मतलब है कि 9 और 10 के बीच की जो दूरी है ये इसने कवर किया है कितने सेकंड में? 10वें में। तो अब एक काम करो, 10 के जगह यहां लिख दो n, लिख सकते हो। तो t इक्वल टू n लिख दिया और इसमें से एक कम, तो यहां लिख देंगे हम लोग n माइनस 1। तो t इक्वल टू n माइनस 1 से t इक्वल टू n के बीच में जो दूरी हुई, जिसका नाम हम रख देते हैं डेल्टा xn। क्या नाम रख दिया हमने? डेल्टा xn। तो डेल्टा एक्शन का मतलब ये हुआ बच्चों कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज कवर्ड इन nth सेकेंड। इसको कब कवर किया इसने? nth सेकेंड। और कोई पूछे कि इस दौरान कितना सेकेंड बीता, तो बीता तो एक ही सेकेंड, क्योंकि n माइनस 1 से n के बीच में कितना बीत गया? 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड ही वहां पे हुआ है। इसको तो आपने पहले लिख लिया होगा, मैं इसे मिटा रहा हूं। तो अब देखो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, और जो फॉर्मूला आएगा इसका रिजल्ट आप हमेशा यूज करना, ठीक है ना? डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो। तो देखो फिर अब एक काम करते हैं, ये पार्टिकल जब ये यहां पे है, ठीक है, तो ये यहां से यहां के बीच और यहां से यहां के बीच, इस पूरे यात्रा को, इस पूरे जर्नी को 2 हिस्से में बांट लो। हमें निकालना है डेल्टा एक्शन और सब आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, ये हो गया पार्ट 1, ये पूरा हो गया पार्ट 1, और ये हो गया बच्चों पार्ट 2। तो दिस इज पार्ट 1, दिस इज पार्ट 2। 2 पार्ट में जर्नी को देखना है। तो पहला काम करेंगे पार्ट 1 के लिए, ठीक है ना? तो अब देखो पार्ट 1 पार्ट 2 समझे। पार्ट 1 कहां से कहां हो गया? मैं यहां, ये इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखना। तो t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू n माइनस 1 के बीच क्या हो गया? पहला पार्ट। ओके, तो पहला पार्ट हो गया इस। तो अब सोचो कि इस बॉडी के पास एक्सेलरेशन भी है, जैसा ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और इनिशियल वेलोसिटी u है। तो इस एक्सेलरेशन की वजह से इसकी वेलोसिटी लगातार बदलेगी, और जब ये यहां पहुंचेगा बच्चे, जब ये यहां पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी हो चुकी होगी v,
और एक्सेलरेशन तब भी a तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो हमेशा ही रहेगा। तो सोचो यहाँ v क्यों हो गया बच्चों? इसलिए हो गया क्योंकि एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी तो बदल ही जाएगी। तो अब जरा गौर करना, अगर तुमने पार्ट 1 को माना है जर्नी का पहला हिस्सा, तो इसके लिए ये इनिशियल हुआ और ये फाइनल। तो पार्ट 1 का जो फाइनल है पार्ट 2 के लिए तो वो क्या हो गया? इनिशियल। पार्ट 1 का भाई जो फाइनल है वो पार्ट 2 के लिए क्या है? इनिशियल। पार्ट 2 के लिए क्या है? इनिशियल। ओके, तो ये दिमाग में रखना। तो चलो एक काम करो, तो फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। तो हम लोग ना v निकालना चाहते हैं, तो v निकालने के लिए क्या करना होगा बच्चों? तो कल ही हमने फॉर्मूला सीखा है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, जहां t जो है ये टाइम इंटरवल है कि पहला पार्ट में कितना टाइम खर्च हुआ है। तो कितना टाइम खर्च हुआ है? तो 0 से n-1 के बीच में n-1, मन में ऐसे सोचो n-1 हम लोग 9 को मान रहे थे, तो 0 से 9 के बीच में 9 सेकंड खर्च हुआ कि नहीं हुआ? तो वो 9 सेकंड t की जगह आपको लिख देना है। तो 9 के बजाय हम लोग क्या लिखेंगे? 9 के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? n-1। आ रही है ना बात समझ में? तो इस फॉर्मूला में ये जो t रखा जाता है बच्चों, ये इनिशियल और फाइनल के बीच का जो टाइम है वो यहां रखा जाता है, याद रखिएगा। तो v इक्वल्स टू क्या हो गया? u प्लस ए n-1। क्लियर? तो चलो ये वेलोसिटी हो गई फाइनल। किसके लिए? पार्ट 1 के लिए। और जो पार्ट 1 के लिए फाइनल है वही पार्ट 2 के लिए क्या है? इनिशियल। तो अब देखो पार्ट 2 के लिए काम करते हैं। फॉर पार्ट 2, पार्ट 2 का जो इनिशियल वेलोसिटी है, पार्ट 2 का इनिशियल वेलोसिटी को u डैश बोल दो। u डैश इक्वल टू v मतलब जो उसका फाइनल है वो इसके लिए इनिशियल है। तो तुम्हें पार्ट 2 में करना क्या है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला याद करो। जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहता है बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही फॉर्मूला पढ़ाया गया ना अपने को, डेल्टा एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डेल्टा एक्स की जगह लिख दो डेल्टा एक्स एन, क्योंकि इसके डिस्प्लेसमेंट को हम डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड बोल रहे हैं। u के जगह क्या लिख दोगे? u डैश, इसकी इनिशियल वेलोसिटी को u डैश बोल रहे हैं जो किसके बराबर है? v के बराबर। तो डायरेक्ट v लिख दो ना, क्या दिक्कत है? डायरेक्ट v लिख दिया। किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ v मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इसके लिए भले वो फाइनल है लेकिन उसके लिए क्या है? इनिशियल। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? v। अब t के जगह कितना लिखोगे? क्या लिखोगे? तो बहुत बच्चे गलती से t के जगह बोलते हैं कि इसमें n-1 रखे तो यहाँ रख देंगे n। अरे भाई ये जो टाइम देखते हो ना हर फॉर्मूला में, टाइम है कि कितना टाइम खर्च हुआ। तो बच्चे यहां से लेके यहां के बीच में कितना टाइम खर्च हुआ? n टाइम थोड़ी खर्च हुआ है। n का मतलब तो 10 हो जाएगा। क्या 10 सेकंड यहां खर्च हुआ है? नहीं, 10वां सेकंड खर्च हुआ है। तो 10वां मतलब खर्च तो एक ही सेकंड हुआ, समझे ना? तो ये याद रखना कि यहाँ टाइम में जो फॉर्मूला लिखोगे, टाइम की जगह जो रखते हैं हम लोग, इंटरवल को रखते हैं कि कितना टाइम है। तो बच्चों v इंटू 1 प्लस हाफ a इंटू 1 का स्क्वायर। आई बात समझ में ये सबको? चलो अब तो हम लोग फाइनल आंसर तक पहुंच ही गए। तो डेल्टा एक्सन इज इक्वल टू, अब v के जगह रख दो ये पूरा जो पहले तुमने कैलकुलेट कर रखा है, u प्लस a और ब्रैकेट में n-1। ओके बच्चों, और क्या रखेंगे? u प्लस हाफ, अच्छा हाफ, अरे ये क्या लिख रहा हूं मैं? ये पूरा किसके जगह हो गया बच्चों? v के जगह। तो v के जगह क्या हो गया आपका? u प्लस, v के जगह हो गया u प्लस a n-1 प्लस हाफ a। आई बात समझ में? तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, लोगों को कंफ्यूजन कहाँ होता है? वो t की जगह n रखना चाहते हैं। नहीं भाई, ये टाइम जो खर्च हुआ वो रखोगे। कहोगे सर यहाँ तो आपने n-1 रखा है। तो हाँ, यहाँ खर्च हुआ है क्योंकि यहाँ से यहाँ के बीच में अगर ये 9 सेकंड है और ये 0 है तो 0 से 9 सेकंड में 9 सेकंड खर्च हुआ है, इसलिए हमने वहाँ रखा है। लेकिन वहाँ एक ही रखेंगे, समझ गए ना बात को? अब इसे सॉल्व कर लो, काम खत्म। तो डेल्टा एक्सन इक्वल्स टू, अब इसे सॉल्व करो। तो देखो एक काम करते हैं, u रहने देते हैं और इन दोनों टर्म में a कॉमन ले लो। तो a अगर कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? इसमें बचेगा n-1 और यहाँ बचेगा हाफ।
आ रही है बात समझ में? तो यहाँ से ये फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा एक्सन इक्वल्स टू यू ए, इसको सॉल्व करो तो 2 एलसीएम ले लिया आपने, 2n माइनस 2 प्लस 1। ओके, तो माइनस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका? -1। तो ये आपका आंसर आ गया u प्लस a बाई 2 और ब्रैकेट में हो जाएगा 2n माइनस 1। तो बच्चों आज से ये फॉर्मूला आप याद रखोगे। देखो पूरा इसमें तो इसको मैंने जानबूझ के डायरेक्ट लोग फॉर्मूला लिख देते हैं, मैंने सॉल्व इसलिए किया ताकि आपको ढेर सारी चीज़ें बता सकूं नई नई। तो आज से याद रखेंगे कि nth सेकेंड में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो कभी भी, तो आप यहाँ u का वेलोसिटी, u का मान रख देंगे, यानी पार्टिकल जो शुरुआत में जो उसकी वेलोसिटी थी वो रख दोगे, पार्टिकल का एक्सेलरेशन रख दोगे और n का वैल्यू रख दोगे। मतलब जिस सेकेंड में पूछ रहा है, 10वां में पूछ रहा है तो n के जगह क्या रख देंगे? 10 रख देंगे, क्योंकि ये देखो n सॉल्व करके यहाँ तक आया है। 5वां सेकेंड में पूछ रहा है तो n के जगह 5 रख देंगे। तो जितना सेकेंड में पूछ रहा है वो वहाँ पे रख देना है। तो इस तरीके से आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अच्छा, ये वेक्टर फॉर्म में है, सब पे एरो भी डाल सकते हो। अगर कहीं नेगेटिव एक्सेलरेशन है, नेगेटिव मतलब वेलोसिटी के अपोजिट, तो यहाँ क्या डाल दोगे? माइनस। तो इस पर मैं एक क्वेश्चन करके दिखा दूँ, तब आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो दोस्तों अब एक क्वेश्चन सॉल्व करके तुम देखो। लिखा हुआ है ए पार्टिकल मूव्स विथ इनिशियल वेलोसिटी 10 meter per second and having constant acceleration 5 meter per second square. Calculate the displacement covered by the particle in 4th second of its journey. 4th second of its journey. तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक पार्टिकल है जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपकी 10 मीटर पर सेकेंड है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है 5। अब यहाँ पे कहोगे कि सर एक्सेलरेशन एलोंग है या अपोजिट है? देखो अपोजिट लिखना होता तो वो रिटार्डेशन लिख देता या वर्ड्स में लिख देता अपोजिट। कुछ नहीं लिखा हुआ है तो तुम मान के चलोगे कि वेलोसिटी के एलोंग है। ये आपका नॉर्म्स है जो आपको हर एक क्वेश्चन में फॉलो करना है। तो कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 4th सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी। तो दोस्तों देखो, एक बार आप वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करो, और नहीं तो मैं बता रहा हूँ आपको। कर लिया आपने? वीडियो पॉज करके देख लिया? चलो देखो फिर इसका आंसर। डेल्टा एक्सन इक्वल टू यू प्लस हाफ ए बाई 2n माइनस 1। यही फॉर्मूला आया था ना अभी अपना कि u प्लस ए बाई 2n माइनस 1। तो यहाँ u की जगह अपने को क्या रख देना है बच्चों? तो u की जगह रख देना है 10 प्लस, ओके, और a की जगह क्या रखना है? 5/2। फिर n की जगह क्या रखना है अपने को? 4th सेकेंड। तो 2 इंटू 4 माइनस 1। कितना सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको। a बाई 2n माइनस 1 वैल्यूज पुट कर दो, आपको आंसर आ जाएगा कि ये 7 आएगा यहाँ पे बच्चों। 7 इंटू 5 35/2। तो दिस इज 20/35/2, दैट इज 55/2। तो ये आ गया आपका 27.5 मीटर्स। तो ये इस तरीके से आप अगर फॉर्मूला यूज करोगे तो कुछ भी नहीं है। तो जब आपको मैं डीपीपी दूंगा तो वहाँ देखना, इस पे अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। ये मैंने बस एक एप्लीकेशन के लिए आपको दिया, लिख लो। तो दोस्तों अब यहाँ पे एक इक्वेशन अपना और है। वो क्या इक्वेशन है कि एवरेज वेलोसिटी जो होती है, कौन सी वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी। तो उसका फॉर्मूला आपको पता है बच्चों कि डेल एक्स अपॉन डेल टी, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। ये जो है ये आप कभी भी लगा सकते हो।
ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसके लिए कोई केस की ज़रूरत नहीं है। यू कैन अप्लाई इट एनीवेयर, कहीं भी आप यूज कर सकते हो कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो अब एक चीज़ समझो कि जो डेल्टा एक्स है, कौन बच्चों, डेल्टा एक्स, उसको केस नंबर 3 में हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो केस नंबर 3 में हमने लिखा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ टी टोटल टाइम है। अच्छा, डेल्टा टी को हम लोग लिख सकते हैं टी फाइनल माइनस इनिशियल, तो टी लिख सकते हैं। तो डेल्टा टी को टी कब लिख सकते हैं, फाइनल टाइम टी है और मान लो इनिशियल 0 है। तो अब एक काम करो दोस्त कि यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ समझो, इसे कब अप्लाई कर सकते हो, कभी भी। इसे कब अप्लाई करोगे, सिर्फ और सिर्फ केस नंबर 3 में। तो एक काम करते हैं, v एवरेज इक्वल्स टू डेल्टा x के जगह ये पूरा लिख देते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एरो दे दो, नहीं भी दे सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा x की जगह, और डेल्टा t की जगह सिर्फ t लिख दो। तो यहाँ से देखो t से t कैंसिल हो जाएगा एक एक, तो आपका ये एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u, एक t से ये t कैंसिल हुआ, एक से ये भी कैंसिल, u प्लस हाफ ए टी हो गया ना भाई, u प्लस हाफ ए टी। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, v एवरेज इज इक्वल टू आप एलसीएम ले लो, तो इसे लिख सकते हैं 2u प्लस ए टी, फिर क्या लिखेंगे बच्चों, v एवरेज 2u को लिख सकते हैं u प्लस ए टी बाई 2। ये समझ में आ रही है बात, कैसे हमने लिख दिया, 2u को हम लोग लिख सकते हैं u प्लस ए टी, और u प्लस ए टी जो यहाँ पे है, याद करो केस नंबर 3 में इसको v लिख सकते हैं, यानी फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनली जो आपका कंक्लूजन आया कि फाइनल वेलोसिटी इसके जगह v अब प्लस इनिशियल डिवाइडेड बाई 2। तो सुनो, इससे तुम कंफ्यूज मत होना। तो केस नंबर 3 में जब कभी भी आपको एवरेज वेलोसिटी पूछा जाएगा बच्चों, तो आप फाइनल वेलोसिटी में इनिशियल को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। दिस इज 5th इक्वेशन। लेकिन आप याद रखेंगे इसे कब लगाना है, जब आप एक्सेलरेशन कांस्टेंट देखेंगे तब, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने की वजह से ही आप डेल्टा एक्स की जगह इसको रख पाए। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता तो फिर यही वैलिड नहीं होता। तो इसका मतलब है कि कोई तुमसे पूछे ये कब लगाओगे, तो कहो ये तो हमेशा वैलिड है, लेकिन ये कब एवरेज वेलोसिटी लगाओगे, जब एक्सेलरेशन आपका क्या हो, कांस्टेंट। ये ऑलवेज राइट है किसी भी केस के लिए, एंड दिस इज ट्रू फॉर ओनली व्हेन पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्लियर है बच्चों, तो ये भी आप लिख लो। तो दोस्तों अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल करेंगे अभी। तो 2-3 क्वेश्चन तो मैं अभी बता दूंगा ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। इसके अलावे अब कल आपको एक डीपीपी दिया जाएगा, ठीक है ना। डीपीपी आपको अपलोड कर दिया जाएगा मॉर्निंग में कितने बजे, करीब 11 बजे के आसपास, ठीक है। और उसको दिन भर आपको टाइम दिया जाएगा, और फिर इवनिंग में मैं उसी डीपीपी का सॉल्यूशन, इवनिंग मतलब 8-9 बजे के आसपास, ठीक है ना, आप पहले बना लेंगे और 8-9 बजे आपको वीडियो आएगा, उसका वीडियो सॉल्यूशन, ताकि आप 5-6 घंटे दिन में उसके ऊपर एक बार खुद को प्रैक्टिस कर लेंगे, अब तब जाके आप उसको सॉल्व करना। और ये बात समझ में क्या हुआ कि एक तो आपको अभी इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, आज वाले वीडियो को, और कल आपको 11-12 के बीच में आपको इसका डीपीपी आएगा, और वो एप्लीकेशन पे ही आएगा निश्चित तौर पे। एप्लीकेशन में कैसे डीपीपी देखोगे उसको मैं थोड़ा बता दूं। देखो, जब आप स्क्रॉल करते हो ऊपर में, तो जिस तरीके से आप वीडियो तक पहुंचते हो, तो वीडियो से पहले असाइनमेंट भी होता है, ठीक है ना, असाइनमेंट लिखा हुआ होता है। आप जब असाइनमेंट पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको इसका PDF आएगा, लेकिन वहाँ पे आपको ना वो पेंडिंग लिखा हुआ मिलेगा। क्या लिखा रहेगा, पेंडिंग। लेकिन इसका मतलब पेंडिंग पे जाना मत, उससे दिक्कत नहीं है। वहाँ ब्लू कलर में व्यू लिखा हुआ रहेगा, पेंडिंग से कोई मतलब नहीं है इसको। ब्लू कलर में क्या लिखा हुआ रहेगा, व्यू। क्या लिखा रहेगा बच्चों, व्यू। उस पर जाके आप क्लिक करोगे, आपका डीपीपी ओपन अप हो जाएगा, ठीक है। नहीं
तो असाइनमेंट के साथ साथ मैं स्टडी मटेरियल में भी डाल दूंगा। उसी में जब आप आगे बढ़ोगे वीडियो के बाद लाइव क्लासेस समथिंग लाइक दैट, लास्ट वाला जो है आइकॉन वो है आपका स्टडी मटेरियल। तो स्टडी मटेरियल में भी जाओगे, वहाँ भी पीडीएफ डाला हुआ रहेगा सेम, वहाँ भी आप जाके क्लिक करोगे, वहाँ पेंडिंग वेंडिंग भी नहीं दिखाएगा, तो कहीं भी आप जाके उसे देख सकते हो। ठीक है, तो याद रहे आज तो अभी ये खत्म ही हो गया हम लोग का इसमें थ्योरी वाला पार्ट। अब इसके ऊपर करना है आपको प्रॉब्लम, तो कल आपको प्रॉब्लम न्यूमेरिकल में दूंगा, ठीक है ना, पीडीएफ के फॉर्म में, उसको अच्छे से करना। ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे उसमें, कुछ आसान कुछ टफ, और दिन भर में आप उसको सॉल्व करेंगे और इवनिंग में 9 o'clock इवनिंग में आपको मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा उसका। ठीक है बच्चों, चलो फिलहाल इस क्वेश्चन को देखो। तो आज 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ए कार ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 2000 मीटर। कितना मीटर बच्चों? 2000 मीटर। इफ फर्स्ट हाफ डिस्टेंस इज कवर्ड बाय 40 किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड हाफ विथ स्पीड v। तो देखो एक काम करते हैं, चूंकि किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है दोस्तों हर एक चीज, तो आप ना पूरे डिस्टेंस को 2000 है ना मीटर, तो इसको आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो। तो इसका मतलब हो गया 2 किलोमीटर। पहला हिस्सा जो 1 किलोमीटर है ये इसने तय किया है कितने स्पीड से? 40 से, और दूसरे हिस्से को v से, जो कि अननोन है। ठीक है ना, दूसरे हिस्से को v से। तो और पूरे जर्नी का जो एवरेज स्पीड है वो है 48। तो पूछता है v का वैल्यू बताओ। तो एक बार खुद से ट्राई करो, और नहीं तो फिर मैं देखता हूँ। कर लिया ट्राई आपने? चलो एक काम करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि पहले पार्ट को कवर करने में t1 टाइम लगा और दूसरे पार्ट को t2। ये t2 क्या है? इंटरवल, इतना इंटरवल लगा पहले में और t2 लगा दूसरे इंटरवल में। तो अब एक काम करो, तो t1 कैसे निकालोगे? तो भाई ये स्पीड तो कांस्टेंट है, चाहे इस हाफ में कांस्टेंट है इस हाफ में कांस्टेंट है, तो सीधा डिस्टेंस को टाइम से डिस्टेंस को वेलोसिटी से डिवाइड कर दो। तो डिस्टेंस कितना है आपका? तो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, और उसको कितने से कवर कर रहा है ये? तो ये कवर कर रहा है 40 किलोमीटर से, तो डिस्टेंस 1/40। क्लियर? ठीक t2 के केस में क्या करेंगे? डिस्टेंस 1 डिवाइडेड बाई v। आ रही है बात समझ में? तो अब क्या है? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2 और डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, तो टोटल टाइम हो जाएगा बच्चों t1 प्लस t2, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 48। तो 48 इक्वल्स टू 2 एंड दिस इज 1/40 प्लस 1/v। आ रही है बात समझ में? तो चलो यहाँ से 2 से इसको काट दो, तो 24 इक्वल्स टू 40v ऊपर चला गया और नीचे हो गया v प्लस 40। ये सॉल्व करना तो बहुत मुश्किल नहीं है आपके लिए। तो इस तरीके से आप क्या करो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, इसको इधर भेज दो, तो 24v प्लस 40 इंटू 24, 40 इंटू 24v, जैसे देखो मल्टीप्लाई होगा ना 24 आई इक्वल टू 40v, इधर वाला 40v। अब क्या करो, 24 को इधर ले आओ, तो 40v में से 24v गया बच्चों, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। कितना हो गया? 16v। तो 16v और इधर कितना बचा? 40 इंटू 24। सो v इक्वल्स टू, यहाँ से आ जाएगा बच्चों 40 इंटू 24/16। अब यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हो, 16 से ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो गया, और 16 को 4 से कैंसिल करोगे और इसको 6, और 4 से ये फिर हो जाएगा 10। तो अल्टीमेटली वेलोसिटी जो आ गई आपकी 60 किलोमीटर पर आवर। समझ गए? तो पहला हिस्सा इसने ज़रूर चला 40 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन दूसरा हिस्सा 60 से चलेगा, तब जाके एवरेज कितना निकल के आएगा बच्चों? 48। ओके, चलो जल्दी से लिख लो इसे। तो दोस्तों अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 10 सेकेंड
फॉर नेक्स्ट 20 सेकेंड्स द पार्टिकल मूव्स विथ constant velocity and finally particle retards with 10 meter per second square and comes to rest. Calculate total displacement covered by the particle. Also calculate average velocity for the whole journey. देखो अब ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के दिया है, ऐसा क्वेश्चन दिया जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं केस नंबर 3 और 2 के बहुत सारे एप्लीकेशन हो जाएंगे, क्योंकि कल आपको डीपीपी सॉल्व करना है तो जरूरी है कि एक क्वेश्चन पहले ऐसा किया जाए। तो बच्चों यहाँ पे पहले मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। एक पार्टिकल है जो पहले रेस्ट में था, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0। पहले क्या हुआ, एक्सेलरेट हुआ, है ना, लगातार, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ी और एक्सेलरेट होने के बाद उसकी कुछ वेलोसिटी आ गई होगी, उसके बाद उसने एक्सेलरेट करना भी छोड़ दिया, तभी लिखा हुआ है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहा। कितने देर तक, 20 सेकेंड तक, है ना, अगले 20 सेकेंड तक वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलता रहा। और फिर उसको जब रुकना था तो फिर ब्रेक लगाएगा। तो फिर आगे क्या किया, वो ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाने से देखो रिटार्डेशन मतलब अपोजिट एक्सेलरेशन, नेगेटिव ले लेंगे, तो फाइनली रेस्ट में आ गया। तो तुम्हें टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है शुरू से लेके अंतिम तक का, और साथ ही साथ एवरेज वेलोसिटी भी पूरे जर्नी का निकालना है। तो आप क्वेश्चन लिखो और खुद से ट्राई करो, और नहीं तो मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहली बात है कि आप पूरा डायग्राम बनाओ, बिना डायग्राम बनाए सॉल्व नहीं होगा। तो पूरे जर्नी को टोटल 3 हिस्से में बांटो। क्यों 3 हिस्सा में, आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले तो ये रेस्ट में था, ठीक, इसकी वेलोसिटी इनिशियली क्या थी, 0, और एक्सेलरेशन क्या था, a, जो कि कितना था, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो लगातार एक्सेलरेट होता रहेगा बच्चों, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो मान लो इसकी वेलोसिटी बढ़ के हो गई v0। ऐसे लिखने को ना नॉट बोलते हैं, ऐसे मैं लिखूं तो v0 नहीं बोलेंगे, v0 भी बोल सकते हैं लेकिन v0 बोलेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो इसकी वेलोसिटी मान लो 0 से बढ़ के हो गई v0। अब इसके बाद यहाँ पे इस पार्ट में एक्सेलरेशन है 0, तो जब एक्सेलरेशन है ही नहीं तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगी। तो यहां से लेके यहां तक ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता चला जाएगा। तो यहां पे इसकी वेलोसिटी आपकी v0 की v0 रह जाएगी। क्लियर। लेकिन तो यानी ये जो पूरा रास्ता तय किया गया कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब केस नंबर 2 याद करना। फिर यहां के बाद क्या हो गया बच्चों, रिटार्डेशन हो गया। रेड कलर से मैंने दिखा दिया अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब ये एक्सेलरेशन, जो पहले एक्सेलरेशन a था वो रिटार्डेशन हो गया और इसकी वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इसकी वेलोसिटी को अब घटाएगा, मैग्नीट्यूड को अपोजिट है तो अपोजिट में तो तुमको पता है डिक्रीज करता है। एंड फाइनली ये यहां पे आके इसकी वेलोसिटी रेस्ट में आ गई। तो इस तरीके से बच्चों टोटल इसके 3 हिस्से हो गए, 2, 3। पहला हिस्सा में कितना टाइम खर्च किया इसने टोटल, तो पहला हिस्सा में टाइम खर्च किया है 10 सेकेंड। अगले हिस्से में टोटल टाइम खर्च किया है 20 सेकेंड। तो जर्नी में 10 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड, 30 सेकेंड खर्च हो गए। इसका टाइम नहीं दिया हुआ है तो वो निकालना पड़ेगा अपने को, सब निकल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 फॉर पार्ट 1। तो भाई पार्ट 1 जो है इसका पूरे जर्नी का, तो इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, केस नंबर 3 में जो सीखे हो तुम। तो उसमें सबसे पहले ये निकाल लो कि जब इस जर्नी का अंत हुआ, पार्ट 1 का जब अंत हुआ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 1 का जब अंत हुआ तो ये जो v0 है ये पार्ट 1 के लिए फाइनल वेलोसिटी होगा और u क्या है, इनिशियल। तो लिखेंगे v0 इक्वल टू u प्लस at, और u की जगह 0 और एक्सेलरेशन कितना बच्चों 5 और टाइम कितना है 10। तो v0 इक्वल्स टू क्या हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। ये जो 50 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ गई इसकी, पार्ट 1 का आखिरी है लेकिन पार्ट 2 का इनिशियल हो जाएगा। ओके चलो, पार्ट 1 का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो मान लो पार्ट 1 में इसने डेल्टा x1 डिस्प्लेसमेंट किया है, तो डेल्टा x1 का फॉर्मूला भी अपने को आता है। तो याद करो डिस्प्लेसमेंट के लिए केस नंबर 3 में जो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u का वैल्यू 0, हाफ, एक्सेलरेशन 5 और टाइम कितना है 10 का स्क्वायर।
तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा 250 मीटर। कितना हो गया बच्चों? 250 मीटर। पार्ट 1 का काम खत्म। अब बात करते हैं बच्चों फॉर पार्ट 2। पार्ट 2 की बात करते हैं, कितना इजी है। अब देखो पार्ट 2 में तुमको क्या दिमाग लगाना है। पार्ट 2 में एक्सेलरेशन 0 है, तो ये 1 डायमेंशन का केस नंबर 2 हो गया। और उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का सबसे आसान तरीका है डेल्टा x2। डिस्प्लेसमेंट निकालने का क्या तरीका है? तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का सीधा तरीका यह है कि वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। बार बार मैं यही बोल रहा था कि पार्ट 2 में डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वेलोसिटी कितनी है आपकी, तो वेलोसिटी जो उसका फाइनल है इसी के लिए इनिशियल होगा, तो वेलोसिटी है 50 और टाइम कितना है 20, तो ये 1000 मीटर। आई बात समझ में? इसमें ut प्लस हाफ AT स्क्वायर नहीं लगाएंगे क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी का मामला है जो मैंने तुमको स्पष्ट कर दिया है पहले ही। ठीक है, चलो अब आखिरी आ जाओ पार्ट 3 के लिए। ऊपर से लिखते हैं फॉर पार्ट 3। तो पार्ट 3 में, पार्ट 3 का सबसे पहले टाइम निकाल लो क्योंकि टाइम चाहिए होगा हमको। अगर एवरेज वेलोसिटी नहीं पूछा रहता ना तब टाइम नहीं निकालते, तो टाइम चाहिए होगा हमको, तो लिख देंगे v इक्वल्स टू u प्लस AT। ये फॉर्मूला तो अपने को पता है क्योंकि ये फिर केस नंबर 3 आ गया। आखिर रिटार्डेशन है तो रिटार्डेशन भी तो एक प्रकार का एक्सेलरेशन ही है और वो भी कांस्टेंट है अपोजिट डायरेक्शन में, तो केस नंबर 3 में ही आएगा। तो v इक्वल्स टू u प्लस AT। फाइन देखो अब इस जर्नी के लिए देखो, इनिशियल हो गया v0, अब फाइनल क्या है 0, तो फाइनल की जगह क्या लिख दिए 0 और इनिशियल की जगह v0, तो v0 और यहाँ क्या लिखेंगे माइनस क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में a डैश, और टाइम अपने को नहीं पता है तो टाइम रहने दो t। ठीक है ना, t3 कर लेते हैं, तीसरा पार्ट है। तो अब इसको इधर ले आओ, तो a डैश इंटू t3 इक्वल टू v0। अब v0 की वैल्यू तुमने पहले ही निकाल रखी है, तो a डैश की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 दिया हुआ है ना भाई, तो 10 इंटू t3 इक्वल टू 50। तो बच्चों t3 इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 5 सेकेंड्स। आई बात समझ में? तो अब इसके लिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये तो टाइम निकल गया, अब इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना तय हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x3 के लिए फिर से लिखेंगे ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और एक तरीका वो भी था v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s से भी आ जाएगा, लेकिन चलो किसी से भी कैलकुलेट करो, कोई क्या फर्क पड़ता है। तो लेकिन अब देखो, अब डेल्टा x3 जब निकालने जाओगे तो इनिशियल वेलोसिटी जो रखोगे वो v0 रखोगे क्योंकि इस जर्नी का इनिशियल v0 है और v0 की वैल्यू कितनी है 50। टाइम कितना है बच्चे, इसके लिए टाइम इसमें कितना खर्च टाइम हुआ है 5 सेकेंड, तो 5 लिखोगे। यहाँ क्या लिखोगे माइनस क्योंकि रिटार्डेशन है, और रिटार्डेशन की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 5 का स्क्वायर। टाइम कितना लिखे 5, और ये माइनस क्यों आया क्योंकि रिटार्डेशन है। इनिशियल वेलोसिटी 50 मैंने क्यों लिखा क्योंकि ये इसका इनिशियल है। तो यहां से दोस्तों डेल्टा x3 इक्वल्स टू हो गया ये 250, और ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 125, 5 125, तो ये हो गया 125 मीटर। ये आपका आ गया कितना बच्चों 125 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो बच्चों हुआ वो देख लो, पहला में कितना आया 250, तो लिख दो 250। फिर दूसरे में कितना आया 1000 प्लस 1000, और तीसरे में कितना आया 125। तो सबको अगर ऐड करोगे बच्चों तो ये कैलकुलेट होके आ जाएगा आपका 1375 मीटर। तो पहला आंसर तो आ गया टोटल डिस्प्लेसमेंट, और एवरेज वेलोसिटी कहता है पूरे जर्नी का। तो भाई एवरेज वेलोसिटी में तुम चाहते तो फाइनल प्लस इनिशियल बटे 2 कर सकते थे, लेकिन पूरा जर्नी जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नहीं है, बीच में ये केस नंबर 2 भी आ गया, तो इसलिए वो नहीं लग पाएगा यहाँ पे। लेकिन एक काम तो हम लोग कर सकते हैं ना, जो हमने सीखा है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड कर दो। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आया 1375, और टोटल टाइम कितना आया, तो 10 सेकेंड 20 सेकेंड 5 सेकेंड, तो आ गया 35। आ गया ना भाई, तो इससे डिवाइड कर दो
इतना मीटर पर सेकेंड, जो भी आंसर आएगा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लो। इसमें मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन करवाया ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। ओके, तो चलो अब हम लोग कल क्वेश्चन करेंगे और वहाँ से कल का ही क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम जो सीखे हो उसको हम लोग कल अप्लाई करेंगे। तो दिन में PDF आएगा आपके असाइनमेंट के DPP का, और फिर उसको इवनिंग में यानी 9 o'clock पे मैं आपको अपलोड कर दूंगा उसका डिस्कशन। ओके बच्चों, लिख लो।